11 एंड 12th कॉमर्स, सीए, सीएस, बीएचयू, बीकॉम एंट्रेंस से जुड़ी सभी जानकारी को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सुन पा रहे हैं हमको? यस, ओके। हेलो अजय, विनय, अर्पित, आनंद, अनुष्का। सो अब हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टेस्ट सीरीज़। इसके अंदर में जैसा कि हमने आपसे लास्ट सेशन में कहा था, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यूज़ पिकअप कर रहे हैं और आज हमने आपके साथ में मार्जिनल यूटिलिटी के एमसीक्यूज़ को पिकअप किया है। सो मार्जिनल यूटिलिटी के एमसीक्यूज़ को हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है? होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, पढ़ाई कर ली होगी इस चैप्टर की, तभी इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। यस, हेलो एवरीवन, सौम्या, प्राची, शशांक, विनय, शिवम, सुमित, एवरीवन। अब ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ाई की है कि नहीं की इस चैप्टर की? यस, आरुषा, हिमांशु, विनय, रोहित, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स की वीडियो आप लोगों को आज से मिल जाएंगी, करीना। आप लोग को आज शाम से ऐप पर अपलोडेड मिल जाएंगी स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। हम लोग सीधे अपने एमसीक्यू पोर्शन के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। दीज एमसीक्यूज आर रिलेवेंट फॉर all the students who are studying economics from MCQ point of view, whether you are studying for any professional course like C or CS or you are preparing for BHU BCom, हर किसी के लिए ये particular MCQ session important है, ठीक है? So let us start with the first question itself. हम MCQ जब आपको इंट्रोड्यूस करेंगे उसके साथ साथ में हम आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप लोग आंसर्स बता रहे हैं, आंसर्स बताते जाइएगा, फिर इसके बाद हम आपके साथ में कुछ आंसर्स को डिस्कस भी करते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज। इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होता है? इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इट इज एल शेप या फिर इट इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन? बताइए। सही कहा है आप लोगों ने, सबका जवाब ऑलरेडी आ चुका है। इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है? आप एक अपने पास में पेपर ज़रूर से इस बात की मार्किंग के लिए रखिएगा कि आई हैव 25 क्वेश्चंस, तो आपने कितने क्वेश्चंस को सही बताया, ठीक है? सो एज सून एज आई एम स्पीकिंग आउट अ क्वेश्चन, आप आंसर उसका सोच लीजिए, फिर इसके बाद देखिए कि आपने आंसर सही बताया कि नहीं बताया। तो द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कुछ इस तरीके से हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस इजी भी हैं, टफ भी हैं, हर एक वैरायटी के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? सो स्टार्टिंग में कुछ इजी क्वेश्चंस है ताकि एक फ्लो बन जाए। सेकंड, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आप लोग आंसर कर पा रहे थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं? यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, ओके वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यूटिलिटी इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिलिटी की मेजरमेंट की एक यूनिट होती है। और देखिए ये यूटिल्स हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? तो यूटिलिटी मेजर करने के दो अप्रोचेज होते हैं, एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। तो हम लोग कार्डिनल अप्रोच के अंदर में यूटिलिटी का मेजरमेंट करते हैं और उसी में यूनिट जो होती है उसे हम लोग कहते हैं यूटिल्स। ठीक है, ठीक है, सबका जवाब सही है। नेक्स्ट, ओके यस वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द केस ऑफ अ राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व अकर्स व्हेन, एक राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व कब होता है? व्हेन डू यू सी अ राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व? एक राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कुछ इस तरीके से शेप बनता है। right angled indifference curve, yes we will provide the PDF of the test later on, but फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, we'll be providing you the PDF later on। ठीक है, इसका आंसर बताइए फोर्थ का क्या होगा? एक राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व कब बनता है? ओके, इसका एक आंसर आया बी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। एनीबडी एल्स? अच्छा, सबका जवाब आ रहा है बी, व्हेन द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। एक स्टूडेंट का आंसर आया ए, पूनम यादव, एंड रोहित शर्मा का भी आंसर आ रहा है ए। द करेक्ट आंसर इज ए, यस द करेक्ट आंसर इज ए। वाई इट इज ए, इसको आप समझिएगा। राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व ये जो कुछ इस तरीके से बनता है, इसके अंदर में क्या होता है इसके बारे में आप समझो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गुड 1 और यहाँ पे लिखते हैं गुड 2, और ये राइट एंगल तभी बनता है व्हेन द गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, व्हेन द गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। इसका करेक्ट आंसर ए है स्टूडेंट्स, फोर्थ का, बी नहीं है, ए है। कुछ लोगों ने सही कहा है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि जब दो गुड साथ साथ में इस्तेमाल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को आप समझना, गुड 1 एंड गुड 2 दोनों जब हम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर हम सिर्फ गुड 1 का यूज बढ़ा रहे हैं तो हमारी यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी, अगर हम सिर्फ गुड 2 का यूज बढ़ा रहे हैं तो भी हमारी यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी, यूटिलिटी विल रिमेन सेम। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जिसके ऊपर में यूटिलिटी हर एक पॉइंट पर सेम होती है। तो अगर आप सिर्फ 1 बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे समझो कि पेन और रिफिल दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर हम सिर्फ रिफिल बढ़ाते गए, पेन की बॉडी नहीं है तो वो रिफिल किसी काम का नहीं होगा, यूटिलिटी विल रिमेन सेम। अगर हम सिर्फ पेन की बॉडी बढ़ाते गए और रिफिल नहीं है तो वो पेन की बॉडी किसी काम की नहीं होगी, यूटिलिटी विल रिमेन सेम। तो जब दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हमको दोनों साथ साथ में बढ़ाना होता है, तभी हमारी यूटिलिटी बढ़ती है, अदरवाइज यूटिलिटी विल रिमेन सेम। तो इसीलिए इसका जवाब होता है दे आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए, ये वाला क्लियर हो गया होगा अब। ये वाला क्लियर हो गया तो यस बोलिए।
नेक्स्ट, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स हिज सप्लाई डिमांड कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व, या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। Marginal utility curve of a consumer is also his. टोटल यूटिलिटी संजय ने कहा डिमांड कर्व, संजय श्रीवास्तव का आंसर है डिमांड कर्व। अंजना सीएस का आंसर है बी, वर्मा जी कह रहे हैं डी, आकांक्षा कह रही हैं सी। ओके, कुछ लोग का बी, कुछ लोग का सी, और कुछ का डी भी आ रहा है, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज बी, डिमांड कर्व। हम लोग सोचेंगे कैसे? जस्ट बिकॉज कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो इसलिए हर एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी कम होती जाती है। ध्यान सुनना, हर एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी कम होती जाती है, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कर्व में भी डिमांड तभी बढ़ती है जब प्राइस घटता है। सुनना ध्यान से, डिमांड तभी बढ़ती है जब प्राइस घटता है। तो प्राइस क्यों घटता जाता है? जैसे हम लोग और कंज्यूम करते जाते हैं, क्योंकि अगले यूनिट की यूटिलिटी कम है। भाई एक शर्ट खरीदा, 1000 रुपया दिया, दूसरी बार उसी सेम शर्ट का 1000 रुपया थोड़ी देंगे। अब दूसरी बार वो शर्ट मेरे लिए कम यूटिलिटी रखती है, तो इसलिए उसका कम प्राइस पे करेंगे। तो हम लोग कहते हैं डिमांड तभी बढ़ेगी जब प्राइस घटेगा। तो यूटिलिटी और डिमांड का एक बहुत अच्छा लिंक होता है। सो हम लोग कहते हैं जो शेप मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व का है वही सेम शेप डिमांड कर्व का भी होता है। तो दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ठीक है, ओके, सो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस एक्चुअल यूटिलिटी ए, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस लॉस ऑफ यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस गेन ऑफ यूटिलिटी, या फिर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी प्लस एक्चुअल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ रहा है कि वाई नॉट सी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कर्व टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से टोटल यूटिलिटी बना सकते हैं, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कर्व टोटल यूटिलिटी कर्व नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का जो शेप होता है वही सेम शेप या वही सेम चीज़ डिमांड कर्व को भी डिनोट करती है। ठीक है, ये अलग चीज़ है कि MU मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से टोटल यूटिलिटी बनाते हैं, बट दे आर नॉट सेम थिंग। बट MU एंड डिमांड कर्व दे आर सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है मेरे पास। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, इट इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस एक्चुअल यूटिलिटी। इट इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस एक्चुअल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी माइनस एक्चुअल यूटिलिटी। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जब उससे ज़्यादा मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज सरप्लस।
जितना एक्सपेक्ट किया था जब उससे ज़्यादा मिलता है तो उसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो देयरफॉर इट इज़ एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल। देखिए इस सेशन से आप सीख रहे हैं, सो गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको साथ ही साथ में सीखते भी जाना है, ठीक है। आप देखेंगे धीमे धीमे कि आपकी तैयारी का लेवल और बेहतर होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज वेरी इजी। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। यस, ये तो सबको मालूम है, ये एकदम सब पक्का एकदम सब श्योरली कह रहे हैं कि दिस विल बी ए। सो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज 0, ठीक है। हाँ ठीक है, 7 का ए होगा, ठीक, सबका आ गया। इसका एक कर्व भी बना देते हैं हम इन द मीनवाइल, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हमारे सेशन के अंदर में हम लोग ये सब क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेंगे, हम अलग से कुछ Q&A सेशंस लेते हैं, उसमें हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप उसमें पूछिएगा, हम आपके इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे, बट फिलहाल हम लोग अपने आप को टेस्ट से जुड़े हुए टॉपिक्स के लिए ही कन्फाइन करते हैं। बाद में हम एक Q&A सेशन लेंगे, उसमें आपके आंसर्स बताएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है MU का कर्व, ये होता है TU का कर्व। तो जब MU 0 होता है तो TU मैक्सिमम होता है। Marginal utility is equal to total utility minus average utility, total utility divided by the number of units, addition to the total utility by consuming additional unit, या total utility plus average utility। Yes, it is C। 8 का आंसर C, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। It is addition to the total utility by consuming additional units, ठीक है। तो जैसे जैसे आप और कंज्यूम करते जाते हैं। अच्छा, मार्जिनल में एक ट्रिक हम हमेशा शेयर करते हैं कि जब भी वर्ड हो मार्जिनल, तो मार्जिनल का मतलब 1 एडिशनल यूनिट ही होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब 1 एडिशनल यूनिट। अच्छा, एक और सेंस में कहा जाता है कि मार्जिनल आपको ये बताता है कि टोटल कितना इंक्रीज किया। सो मार्जिनल यूटिलिटी विल टेल यू कि टोटल यूटिलिटी कितनी इंक्रीज की, कितने से, बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। When MUX by PX is greater than MUY by PY, the consumer should buy। बताइए, मोर ऑफ एक्स लेस ऑफ वाई, लेस ऑफ एक्स मोर ऑफ वाई, मोर ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई, या लेस ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। देखिए इसके अंदर में हम लोग जो लॉ का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हम लोग जिस लॉ का इस्तेमाल करते हैं दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो कुछ का आंसर ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है। ओके, सो अधिकतर लोगों का आंसर ए आ रहा है। यस, देखिए जब MUX बाय PX ग्रेटर हो देन MUY बाय PY, इसका मतलब आपको X से यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है और Y से यूटिलिटी कम मिल रही है, ठीक है। X से यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, Y से यूटिलिटी कम मिल रही है, तो हम X का ज़्यादा खरीदेंगे और Y का कम खरीदेंगे, ठीक है। तो मोर ऑफ X लेस ऑफ Y। और इस लॉ का नाम क्या है? इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द इनडिफरेंस कर्व इज अ, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अभी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम ही आपको बता देते हैं। ये भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जिसमें हमने आपसे कहा कि इट इज़ एल शेप्ड, लेकिन इस एल शेप्ड कर्व को हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन सकती है। सो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको हम एल शेप भी कह सकते थे या इसको हम ये भी कह सकते थे कि इट इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जब इंडिफरेंस कर्व के अंदर फॉल इन प्राइस होता है तो फिर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब समझना क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर आप एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है इनकम इफेक्ट, अ मूवमेंट टू अ लोअर इंडिफरेंस कर्व, या फिर बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब फिर से बता रहे हैं, आप एक गुड को दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। इनकम इफेक्ट का मतलब जब आपका प्राइस बढ़ता है तो इनकम कम हो जाती है क्योंकि आप कम खरीद सकते हैं, और प्राइस घटता है तो इनकम बढ़ जाती है क्योंकि आप ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो दैट इज इनकम इफेक्ट, और अ मूवमेंट टू अ लोअर इंडिफरेंस कर्व, या फिर बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। 11 का आंसर कई लोगों का डी आ रहा है, कुछ का ए भी कहना है। इलेवेंथ का करेक्ट आंसर है डी। 11th का करेक्ट आंसर है डी, बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके ऊपर इनकम इफेक्ट भी होता है, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है, ठीक है। इनकम इफेक्ट का मतलब आपको एक बार फिर से बताते हैं। जब लिखा हुआ है कि जब किसी गुड का प्राइस घट जाए, तो जब किसी गुड का प्राइस घट जाता है तो अगर हम खास करके बात करें, हमारी बजट लाइन में राइटवर्ड्स का शिफ्ट होता है, मतलब हम ज़्यादा खरीद पाते हैं उस गुड का। और दूसरी चीज़ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? जब किसी चीज़ का प्राइस गिर जाएगा तो ऑब्वियसली हम उसकी ज़्यादा यूनिट खरीदना चाहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए सस्ता हो गया, तो हम दूसरे का कम कर देंगे, इसका ज़्यादा कर देंगे, तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एज वेल एज इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया भी है तो उसी से जुड़ा हुआ है, आप इसको सोच करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा एक पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया। क्वेश्चन नंबर 11 से जुड़ा हुआ एक आ रहा है कि वाई नॉट सी। देखिए लोअर इंड क्वेश्चन नंबर 11 में वाई नॉट सी, बिकॉज अगर आप लोअर इंडिफरेंस कर्व पे जा रहे हैं इसका मतलब आपकी यूटिलिटी घट रही है। हायर इंडिफरेंस कर्व पे यूटिलिटी बढ़ती है, लोअर इंडिफरेंस कर्व में यूटिलिटी घटती है, और प्राइस घटने से यूटिलिटी के घटने का कोई रिलेशन नहीं है, तो 11 का सी तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सोचिए। यस, क्वेश्चन नंबर 12 का अब सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी explains, yes, it explains why demand curve is downward sloping। डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का ही एक कारण था ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हमने अभी आपको पढ़ाया भी कि जो एमयू का शेप होता है वही सेम डिमांड कर्व का भी शेप होता है, तो इट एक्सप्लेन्स व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इनडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? हर एक कर्व एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए कट नहीं करते, या वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ईच कर्व रिलेट टू अ डिफरेंट पर्सन, ये रीज़न है, या बस ये एक एजम्पशन है इस वजह से? क्वेश्चन नंबर 13।
ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, बिल्कुल सही। ईच कर्व रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस वजह से जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो अलग अलग कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। इस वजह से कोई भी कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये पैरेलल हैं तो इसी वजह से तो इंटरसेक्ट नहीं करते, वो उसका रीज़न नहीं हुआ। इसका रीज़न क्यों हुआ कि हर एक कर्व डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है, तो इसीलिए कोई भी कर्व एक दूसरे को टच नहीं करता है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे उनका सेम लेवल होगा सेटिस्फैक्शन का, इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। और क्या रीज़न है इसके पीछे? बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 एकदम सिंपल सा है। व्हेन विल द कंज्यूमर बी इन इक्विलिब्रियम? MUX by MUY is greater than PX by PY, MUX by MUY is less than PX by PY, MUX by MUY is equal to PX by PY, या फिर none of these। देखिए, कोई भी परेशान मत होना कि उसके आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं। आप जितना ट्राई कर पा रहे हो उतना ट्राई करिए, ये आपकी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए। आपने अच्छा किया, वेल एंड गुड। अच्छा नहीं कर पाए, एक बार फिर से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, वापस इसकी और अच्छी से तैयारी करेंगे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन सिलेक्टिवली आपके लिए लेकर के इसलिए आए हैं ताकि ये वो मेन क्वेश्चन हैं जिनसे मेरा मानना है कि अधिकतर टॉपिक्स अपने कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, व्हेन MUX by MUY is equal to PX by PY। A consumer obtains maximum satisfaction if he acts according to the law of, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है? कंज्यूमर सरप्लस का कोई लॉ है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर तीनों को देखना पड़ता है? कौन से लॉ के हिसाब से हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करते हैं? So the correct answer here is C। yes, बिल्कुल सही। The correct answer is C, diminishing marginal utility, ठीक है। The correct answer is C, diminishing marginal utility। Next, an indifference curve। अच्छा, 15 में जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अच्छा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये 15 का आंसर सी हमने गलती से बोल दिया। 15 का आंसर बी होगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो ये था कि बस MU घटते जाता है, कंज्यूमर सरप्लस कुछ और ही था। इसके अंदर में जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आपको बताता है कि वो कंज्यूम करो जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। अगर A और B है तो वो वाला गुड ज़्यादा कंज्यूम करो जिसकी यूटिलिटी पहले ज़्यादा है, तब तक जब तक दोनों की यूटिलिटीज एक बराबर ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16। An indifference curve is convex to the origin because of, yes 15 का बी होगा, ठीक है। या यू टोल्ड बी, आई एम वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16, एन indifference curve is convex to the origin। देखिए, indifference curve convex to the origin क्यों होता है? ये कॉन्वेक्स क्यों होता है? इस शेप को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स, और अगर ऐसे बना दिया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्केव। तो वाई इट इज कॉन्वेक्स एंड इट इज नॉट कॉन्केव टू द ओरिजिन? यस, इट इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इतना आप याद रखिएगा, ये जो MRS होता है, आप इनफैक्ट एक बार नोट भी कर सकते हैं अपने किसी कॉपी में कि MRS को ही हम लोग स्लोप
ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं, इसी को हम लोग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। तो MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये डिक्रीज होता है तो कर्व का शेप कॉन्वेक्स होता है, अगर ये इंक्रीज हो रहा होता तो कर्व का शेप कॉन्केव हो जाता, और अगर ये कांस्टेंट होता, मतलब जो स्लोप है MRS है ये डिक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से इसका शेप कॉन्वेक्स है। अगर ये इंक्रीज हो रहा होता, अगर ये इंक्रीज हो रहा होता, हालांकि होता नहीं है, लेकिन अगर ये इंक्रीज होता, कोई सा भी रेट जब इंक्रीज होता है तो उसका शेप कॉन्केव होता है, और अगर ये कांस्टेंट होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता। अगर ये कांस्टेंट होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता। ठीक है, सो ये है MRS के लिए। MRS को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, एक्चुअली मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, इसी को, इसका फॉर्मूला होता है MRS का डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो इसी को हम लोग स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप भी यही होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो MRS एक्चुअली और कुछ नहीं है, स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, और ये डिक्रीजिंग होता है, इसी वजह से इसका शेप कॉन्वेक्स हो जाता है। एक और कर्व होता है जिसका नाम होता है PPC, उसका स्लोप इंक्रीजिंग होता है, तो इस वजह से वो कॉन्केव हो जाता है। अगर हम कहें कि कोई कर्व है उसका स्लोप कांस्टेंट है, तो फिर वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता। तो हम बस आपको ये सिखाना चाहते हैं कि डिक्रीजिंग होता है तो इसलिए कॉन्वेक्स है, इंक्रीजिंग होता कोई भी चीज़, कोई सा भी स्लोप, तो कॉन्केव होता, और अगर कांस्टेंट होता तो इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। यस, इसे हम लोग MRT भी कह सकते हैं। हालांकि MRT PPC के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, दो ऑप्शंस ऊपर हैं और दो ऑप्शंस नीचे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज, कंज्यूमर सरप्लस आप किसके हिसाब से निकालते हैं? तो कंज्यूमर सरप्लस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस, या नन ऑफ द थ्री। इसका भी आंसर आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17 इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यस, PPC का मतलब हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अभी हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी। Yes, as I told, MRT is used mainly for PPC and MRS is used for indifference curve analysis. नहीं, IC is convex due to diminishing marginal utility नहीं, due to diminishing MRS, marginal rate of substitution। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो, ये एक और क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंडिफरेंस कर्व। एक्चुअली हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा पिकअप करने की कोशिश की है जिसका शायद अभी आपको आइडिया ना हो या आपने पहले न पढ़े हो, तो उन क्वेश्चंस को हमने ज़्यादा पिकअप करने की कोशिश किया ताकि ये टॉपिक भी आपका साथ साथ में क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त कवर अप हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज
एन इंडिफरेंस कर्व इज अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन इन केस ऑफ, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन कब बनता है, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन कब बनता है? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस सेशन में दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वाई नॉट ए हमसे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ इस बात के लिए होता है कि यूटिलिटी घटती जा रही है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको ये बताता है कि आप इक्वल यूटिलिटी कब पाएंगे या आप इक्विलिब्रियम में कब होंगे। आप इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम होगा। ये कहा गया इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से ही ये मालूम चला कि एम यू एक्स बाई पी एक्स जब ग्रेटर देन एम यू एम होगा तो आप सरप्लस में होंगे। दिस इज सरप्लस। तो इस वजह से इसका जवाब भी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ही हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पर अब आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, when the goods are perfect substitutes, when the goods are perfect substitutes, तो when the goods are perfect substitute तो हम लोग कहते हैं कि it will be a straight downward sloping line। when the goods are perfect substitutes तो हम लोग कहते हैं कि it will be a straight downward sloping line। ये अपना इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, एक गुड दूसरे को एकदम एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकता है। जैसे ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन ऑफ द सेम वेराइटी दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, तो दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो अगर हम एक का एक गेन कर रहे हैं तो दूसरे का एक सेक्रीफाइस करेंगे, फिर एक का एक गेन कर रहे हैं तो दूसरे का एक सेक्रीफाइस करेंगे, तो एकदम एग्जैक्ट रेशियो में चलते जाता है। सो इस वजह से एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव नहीं बनता है। आई होप आप सीखते जा रहे हैं साथ साथ में। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कई बार लीव आउट हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको हमने कवर अप कर लिया एमसीक्यू में। 19th का आंसर पहले से किसी ने देख लिया था। सो 19th वाला एकदम सिंपल है, बताइए। यस इट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। क्वेश्चन नंबर 20, द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर जनरली गिव्स लेस यूटिलिटी टू अ थर्स्टी पर्सन। पहले वाले से कम यूटिलिटी होगी या कम रिक्वायरमेंट होगी सेकंड वाले ग्लास की। पहला वाला ग्लास ज़्यादा चाहिए होता है, दूसरा वाला कम चाहिए होता है। ये किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर yes it is a law of diminishing marginal utility। this is law of diminishing marginal utility। we have 5 more questions in this set, ठीक है। 5 क्वेश्चंस और हैं अभी इस टेस्ट के अंदर में। 25 क्वेश्चंस तक हमने आपके लिए सेपरेट करके रखे थे। क्वेश्चन नंबर 21, a consumer is in equilibrium when his budget line is। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उसका बजट लाइन अबव द इंडिफरेंस कर्व हो, बिलो द इंडिफरेंस कर्व हो, टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व हो, या फिर कट्स द इंडिफरेंस कर्व हो। yes it must be tangent to the indifference curve। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। ये होता है अपने इंडिफरेंस कर्व, और जब इससे बजट लाइन टैंजेंट होती है तो हम इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
Question number 22. Ordinal measure of utility is required in. Ordinal measure of utility is required in. इसका आंसर है सी, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, बिकॉज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर ही हम लोग ऑर्डिनल मेजरमेंट करते हैं, और जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था उसमें कार्डिनल मेजरमेंट करते थे, उसमें MUX लिखते थे, MUY लिखते थे, तो यूटिलिटी का मेजरमेंट कार्डिनल में होता है, ऑर्डिनल के अंदर में मेजरमेंट नहीं करते हैं, इनडिफरेंस कर्व बनाते हैं। तो ordinal measurement of utility is required in indifference curve analysis. Yes, इसका आंसर है C. क्वेश्चन नंबर 23. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम विद द फर्स्ट यूनिट। मार्जिनल तो मैक्सिमम फर्स्ट यूनिट पे होता है, इसमें लिखा है टोटल इज मैक्सिमम एट द फर्स्ट यूनिट। और सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड है टोटल यूटिलिटी विल राइज एट अ फॉलिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विल फॉल एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम। मार्जिनल प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब आप बताइए इसका क्या होगा आंसर। Shruti Mishra and Neelam and Anand and Ravi Verma ji, all these have given the correct answers. 23 का आंसर है C। देखिए कैसे, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट द फर्स्ट यूनिट, ये तो नहीं होगा। और जो आप कह रहे हैं MP विल फॉल एज मोर यूनिट्स, ये MP लिखा हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ होता है, वो MP टर्म प्रोडक्शन के अंदर में आता है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि MU मार्जिनल यूटिलिटी विल फॉल, तो पहला वाला भी गलत है और ये D वाला भी गलत है। B वाला क्या है, इंक्रीजिंग कंजम्पशन विल इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी गलत है। C वाला सही है, टोटल यूटिलिटी विल राइज एट अ फॉलिंग रेट। देखो जब MU घटते जाता है तो TU बढ़ता तो है, लेकिन हर बार धीमे धीमे बढ़ते जाता है, तो इट इज राइजिंग, बट इट इज राइजिंग एट अ फॉलिंग रेट। क्यों? क्योंकि हर बार छोटा नंबर उसमें और ऐड होते जाता है, तो TU बढ़ रहा है, लेकिन पहले मान लो 20 से बढ़ करके 35 हुआ, फिर और कम बढ़ेगा 45 होगा, फिर उसके बाद 50 होगा, फिर 52 होगा, तो बढ़ता है लेकिन और धीमे धीमे बढ़ते जाता है। इट इज इंक्रीजिंग एट अ फॉलिंग रेट। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, आपका भी नाम, यस उमनी, वेल डन। आयुष, संजय, ईच एंड एवरीवन, हिमांशु, सौम्या। Last two questions, come on, buck up. Last two questions. Question number 24. Question number 24. Dash is called as point of satiety. Dash is called as point of satiety. वाई नॉट ए पूछा गया है। देखिए 23 के अंदर में ए इसलिए नहीं क्योंकि पहले यूनिट पे TU मैक्सिमम नहीं होता है। अगर हमसे कह रहा होता कि पहले यूनिट पे MU मैक्सिमम है क्या, हम कहते हैं हाँ पहले यूनिट पे MU मैक्सिमम है, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बता रहे हैं। लेकिन पहले यूनिट पे TU मैक्सिमम नहीं है, TU तो आगे जाकर के मैक्सिमम होता है ना, तो इस वजह से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 24 का आंसर है
देखिए 24 वाले क्वेश्चन के अंदर हम कह सकते हैं ड्राफ्टिंग में भी एक छोटी सी मिस्टेक है, तो अगर आप सी या डी दोनों कहेंगे तो हम उसको मान लेंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है डी। इसका करेक्ट आंसर है यस। सब लोग सही जवाब तो दे रहे हैं, सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन सबको मालूम है। आई एम वेरी हैप्पी कि यह आंसर आपको आता है। तो 24 का करेक्ट आंसर है डी, शानदार, क्या बात है। बस करो, तुम लोग रुलाओगे क्या? तो 24 का करेक्ट आंसर है डी। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक जरूरी अनाउंसमेंट भी है मेरे पास आपके लिए, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। A higher indifference curve shows higher level of satisfaction is because of this is because of लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में काफ़ी फर्क है। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमको ये बताता है कि अगर हमारे पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई, तो जिसका यूटिलिटी हायर हो, मतलब जिसका ये वाला रेशियो हायर हो, उस वाले गुड को हमें कंज्यूम करना चाहिए पहले। तब तक अगर x की यूटिलिटी हायर है तो x को कंज्यूम करिए, y की यूटिलिटी हायर है तो y को कंज्यूम करिए, और अगर दोनों का बराबर है और ये m के बराबर है तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये बताता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो ये बताता था कि मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। 25th का आंसर भी बिल्कुल सही दिया आप लोगों ने, यस, वेरी गुड। बस करो, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। एक बार ज़रूर से आप लोग एक अनाउंसमेंट भी अभी इसको सुन लीजिएगा, लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर से हमको बताइएगा कि आप आउट ऑफ 25 कितने करेक्ट कर पाए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि आपने आउट ऑफ 25 कितने करेक्ट आंसर्स दिए एंड हाउ यूजफुल दिस टेस्ट वॉज फॉर यू। जैसा कि हमने आपसे कहा था, कल का जो हम लोग का टॉपिक होगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट में इतना बता दें कि ये बस इतना कहता है कि जब आप ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो एक हायर इंडिफरेंस कर्व में ज़्यादा गुड्स कंज्यूम होते हैं, इसलिए सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो कल का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा कि हमने आपसे कहा था। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि संडे वाला जो अपना सेशन था, उसकी जगह पर हम संडे को ही एक कैरियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वही सेम टाइम पे 12 बजे से, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आपको वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड सेशन होगा, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ, एक प्रॉपर आप कैरियर प्लानिंग कर सकते हैं उस दिन बैठ करके। फिर इसके बाद इनफैक्ट आप बैठिएगा, अपने पेरेंट्स को भी साथ में आप एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज़ के बारे में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे। इस पर्टिकुलर जो सेशन को हमने लिया है, इसके मार्क्स आप ज़रूर से, जैसा कि हमने कहा कि आप एक बार शेयर कर लीजिएगा। यस, वेरी गुड। कई लोगों ने 20, 25, 22, 23, कई लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है। ओके, जो नहीं अच्छा कर पाया कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो नहीं अच्छा कर पाया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप और पढ़ाई करिएगा। संडे को हम ले रहे हैं, तो कल अपना वही डिमांड वाला सेशन है, एंड परसों का जो सेशन था उसको हम कुछ दिन के बाद के लिए पोस्टपोन कर देंगे, मतलब उसको जब जो रेगुलर शेड्यूल था उसको बाद के लिए कर देंगे। जैसे अगर आपको ये शेड्यूल बताएं अपना, तो शेड्यूल हम लोग का ये था, तो 12 अप्रैल को जब हम सप्लाई लेने वाले थे, इस 12 अप्रैल की सप्लाई की जगह हमारा सेमिनार होगा, कैरियर काउंसलिंग सेमिनार होगा वही सेम टाइम पे। तो ये 12 अप्रैल का शेड्यूल 16 अप्रैल पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 12 अप्रैल को अपना सेमिनार होगा एट द सेम टाइम 12 PM, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इसमें आप ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराइए एंड टेल देम कि उसको सारे के सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ का मौका मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम आपके सारी की सारी क्वेरीज को भी रिजॉल्व करेंगे, जो भी आपको क्वेरी हो रिगार्डिंग CA या CS, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। इट इज़ माई प्लेजर टू हेल्प यू ऑल।
ठीक है, दिस इज़ माई ड्यूटी, इनफैक्ट ये मेरा जॉब है, पढ़ाना ही मेरा काम है और वही हम कर रहे हैं। ये आंसर्स नीचे यहाँ दिए हुए हैं, हम कोशिश करके PDF भी आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज इट स्टूडेंट्स फ्रॉम माई एंड, एंड थैंक यू वेरी मच। एक और चीज़ यूजुअली हम कहते नहीं हैं, बट if someone of you has not subscribed to the channel, do subscribe it, and you can press the like button if you like the session, and we'll meet tomorrow at the same time. It was great being with you once again. ठीक है, बहुत मज़ा आया। चलिए कल मिलते हैं, अब बाय बाय। अकाउंट्स का बस अब हम ये इकोनॉमिक्स वाला सेशंस कुछ ख़त्म कर लें विद इन 1 वीक और 8 डेज, इसके बाद हम अकाउंट्स का भी स्टार्ट करेंगे।